सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज विद राज को और जुड़ जाइए हमारे साथ कहानियों के एक अनोखे सफर में। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं मेरी पिछली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग, अदालत और एक खूनी, भाग 2। और इस कहानी के पिछले भाग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अनोखी कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हल्की सी मुस्कान देकर अपना ब्रीफकेस खोलकर एक चाकू अमित जी ने टेबल पर रख दिया। उस चाकू को देखकर भानु प्रताप चौंक उठे। अमित जी ने हंसते हुए कहा, चौंकने की जरूरत नहीं है, ये नकली है। हैंडल पूरा खाली है, अंदर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए हैं। नहीं, इसमें हीरे थे। उस खूनी ने सब कुछ हथिया लिया है। एक नहीं, उस प्रदीप ने 2 खून किए हैं, भैया के कुत्ते को जहर खिलाकर और भैया को चाकू मारकर। प्लीज स्टॉप भानु जी, मैं सेंट्रल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से घूम कर आया हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भैया की मौत गोली से हुई है। .32 ब्राउनिंग ऑटोमेटिक पिस्टल, साइलेंसर लगा हुआ, सर के अंदर गोली पाई गई है और कुत्ते की मौत भी ठीक वैसे ही हुई है। कुत्ता मर चुका है या नहीं ये ना समझने की वजह से खूनी बार बार चाकू से वार कर रहा था। शांत और बेजान शरीर देखने के बाद तब खूनी शांत हुआ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी भानु प्रताप ने एक सिगरेट जलाया। अमित जी ने कहा, फिर से सिगरेट? क्यों, टेंशन हो रहा है? नहीं होगा, बड़े भैया थे वो मेरे, एक ही माँ के कोख से जन्मे थे हम लोग। कहते कहते भानु प्रताप फिर से चुप हो गए। भानु जी, बुरा मत मानिएगा, एक बात कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप देश के बाहर रहते थे और आपको बेशुमार पैसा भेजते थे और उसी पैसों के चलते बचपन से ही आप असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ड्रग, हेरोइन, कोकेन लेकर आप अंधेरे के दलदल में डूब चुके थे। पुलिस ने एक बार पकड़ा भी था और आपको जेल भी हुई थी, है ना? अमित जी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? सच चाहे कितना भी करवा हो, आपको मान लेना चाहिए। आपके भैया को सभी लोग इतना सम्मान देते थे। असल में आप हमेशा से ही अपने भैया से जलते थे। सभी लोग सिर्फ उन्हें ही प्यार और सम्मान देते थे और वो आपको हजम नहीं होता था। आप उन्हें तलवे चाटने वाले लोग कहते थे और आपके पीठ पीछे सभी आप पर हंसते थे। सभी कहते थे कि एक ही माँ की औलाद होने के बावजूद एक भगवान है और एक शैतान। नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये इंसानों की आदत है और आपके दिमाग पर पड़े बुरे संगत का असर भी। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब पागलपन, कोई कोई इसे जेनेटिक बीमारी भी कहता है और आपके परिवार में तो पागल था भी। अमित जी ने कहा। पल में गुस्सा हो गए भानु प्रताप। कहा, मेरे परिवार पर मत जाइएगा। हाँ, मेरे मौसी का बेटा पागल था, पूरा पागल, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पागल हूँ। आपकी इतनी हिम्मत? अमित जी हंसने लगे। हाथ पकड़ के भानु प्रताप को दोबारा सोफे पर बिठाया। कहा, माँ या पिता की ओर से कोई पागल रहने पर परिवार में कोई और भी इस बीमारी का शिकार बन सकता है, पर सभी नहीं होते। आप चाहते थे कि आपके भैया आपके इशारे पर चले और उनको इस्तेमाल करके आप अपने काले इरादों को अंजाम देना चाहते थे। पैसों की लालच में पागल होकर जुर्म की अंधेरी दुनिया में अपना नाम लिखाया था आपने। ड्रग डीलर के रूप में पकड़े भी गए थे आप। कोकेन की लत छुड़ाने के लिए आपके भैया के कहे मुताबिक आपको अस्पताल में भर्ती किया गया। वहाँ के डॉक्टर्स और मनोचिकित्सक की रिपोर्ट में भी वही लिखा हुआ था। अरे अरे, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? उतावला होना अच्छी बात नहीं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोबारा घर में सन्नाटा छा गया। दीवार पर टंगे हुए घड़ियों की टिक टिक आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गाल पर हाथ रखकर बहुत कुछ सोचने लगे भानु प्रताप। हम न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, हमें हर चीज़ की खबर रखनी पड़ती है। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं मुझे वो भी पता है।
मजाकिया हंसी भानु प्रताप जी का। आप तो थॉट रीडिंग के भी उस्ताद निकले। कोई जादू टोना जानते हैं क्या आप? नहीं, बट आई कैन गेस, इंट्यूशन कह सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि भैया का लौटकर आना ही सारे फसाद की जड़ है। आपने सोचा था वो कभी लौटेंगे ही नहीं। भैया की गैर मौजूदगी में या भैया का खून हो जाने पर सारी प्रॉपर्टी आपकी। पहले ही जालसाजी करके घर की प्रॉपर्टी को हथिया लिया था आपने। घर के कागजातों की जालसाजी में भी आप एक्सपर्ट हैं, अमित जी ने कहा। अचानक खड़े हो गए भानु प्रताप। उनकी दोनों आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। कहने लगे, आप कौन हैं? कौन है आप? लगता है डिटेक्टिव या सीबीआई के आदमी हैं आप। अमित जी ने भानु प्रताप जी का पल्स चेक कर लिया। ब्रीफकेस से एक खुशबूदार टिश्यू पेपर निकालकर उनके सर का पसीना भी पोंछ दिया और कहा, आपका दिल काफी मजबूत है। 2-4 साल पहले 2-3 खून के इल्जाम में पुलिस ने आपको पकड़ा भी था, पर ठोस सबूत ना होने पर आपको छोड़ दिया गया। बीमारी का नाटक करके कोई फायदा नहीं है। अखबार और खबरों में कई बार बनावटी कहानियां बोलना पड़ता है। पब्लिक उससे ही खुश होती है। डरने की जरूरत नहीं है आपको। हम आपके बारे में ये सब नहीं कहेंगे। डोंट वरी, यू आर माई फ्रेंड। आपको बचाना मेरी ड्यूटी है। पर लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही कि खून के वक्त आप इस शहर में ही नहीं थे? कोट की जेब में हाथ रख के खड़े हो गए भानु प्रताप। खिड़की के सामने आकर आसमान देखते हुए उन्होंने कहा, यस माय फ्रेंड, खून के दिन मैं इस शहर में ही नहीं था। बहुत पहले से ही सिंगापुर में था। सिर्फ एक न्यूज़ चैनल कौन देखता है? मेरी सच्चाई का मुहिम चलाने के लिए हर एक टीवी चैनल पे अगर ये ब्रॉडकास्ट होता तो बहुत अच्छा होता। अमित जी हंसने लगे। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सारे टीवी चैनल्स पर सिर्फ आपका ही शो ब्रॉडकास्ट हो फिर तो आप घर घर तक पहुंच जाएंगे, पर उसमें बहुत खर्चा होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए अमित जी। कहते कहते ड्रॉर से एक मोटा सा एनवेलोप निकालकर भानु जी ने टेबल पर रखा और कहा, 2,500 के नोट है। पूरे 50 लाख रुपए है इसमें। आपका हिस्सा भी इसके अंदर ही है। उस एनवेलोप को घुमा फिरा कर देख रहे थे अमित जी। कहने लगे, एनवेलोप के ऊपर तो मिस्टर पांडे लिखा हुआ है। लगता है ये एनवेलोप सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर रवि पांडे के लिए रखा गया था। कहते कहते उन्होंने उस एनवेलोप को खोल दिया। ये सारे सूर्य प्रताप जी के डॉलर से कन्वर्ट किए गए पैसे हैं, क्योंकि हर एक नोट के ऊपर मार्किंग किया हुआ है, एक छोटा सा निशान। स्टेट बैंक के ओवरसीज ब्रांच में मेरा दोस्त विकास चैटर्जी काम करता है। वो सब कुछ जानते हैं। लगता है किसी ने नया अकाउंट खोलकर उन ड्राफ्ट्स को नोटों में तब्दील किया है। सूर्य प्रताप जी के ड्रॉर में डॉलर और हीरे हुआ करते थे। सब कुछ हथिया लिया गया है। भानु प्रताप हंसने लगे। आप तो मस्त मौला किस्म के आदमी लगते हैं, और ऊपर से कहानियां बनाने में आपका कोई जवाब ही नहीं। आपको तो राइटर होना चाहिए था। उस बात को जैसे अनसुना ही कर दिया अमित जी ने। थोड़ा सा रुककर उन्होंने कहा, मिस्टर पांडे तो खून के चश्मदीद गवाह हैं। ये सब रुपए क्या उनके बयान देने का इनाम है? खैर छोड़िए, आप दोस्त हैं, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, और वैसे भी टेलीकास्ट के लिए ये रुपए मोर देन इनफ। उस एनवेलोप को अपने ब्रीफ केस में बस रखने ही जा रहे थे अमित जी, पर अचानक भानु प्रताप ने रोक दिया। कहने लगे, एनवेलोप को यहीं पर रहने दीजिए। इतने सारे रुपए बाहर ले जाना सही नहीं होगा। चारों तरफ गुंडे बदमाश घूम रहे हैं। छिन जाने में कितनी देर। उससे अच्छा मैं आपको चेक लिख कर देता हूँ। लैपटॉप की सारी फुटेज तो आपने अभी तक देखी ही नहीं। सोच रहा था आपको दिखाऊं या नहीं। मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं लैपटॉप ऑन कर देता हूँ। वीडियो का आखिरी पार्ट देख लीजिए। कोई वीडियो नहीं, बस सिर्फ रिकॉर्डेड ऑडियो। क्या आप जानते हैं, आपके भैया ने खतरे को पहले से ही भांप लिया था, इसीलिए मरने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सीबीआई के साथ बातें करना शुरू कर दिया था। भानु प्रताप हैरान हो गए। क्या कह रहे हैं आप? भैया तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे। बिल्कुल नहीं, वो सभी को शक की नज़रों से देखते थे। अपनी सुरक्षा की खातिर आपका, सिक्योरिटी ऑफिसर पांडे, यहाँ तक कि प्रदीप बाबू समेत बाकी लोगों का भी मोबाइल और लैंडलाइन भी टैप किया जाता था। सस्पिशियस एक कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ,
ध्यान से सुनिए भानु जी। नहीं नहीं सर, सिर्फ 2 लाख मिले हैं मुझे झूठा बयान देने के लिए, बाकी के 5 लाख अभी बाकी है। डिफेंस को कमज़ोर समझने की गलती मत करिएगा सर, कुछ तो कहिए सर, आप चुप क्यों हो गए? पहले काम पूरा ख़त्म करो, उसके बाद ही तुम्हें बाकी का पेमेंट मिलेगा। मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास किराए की खूनी है। 50,000 रुपये की सुपारी तुम्हारे जैसे चींटी को मरवाने के लिए काफ़ी है। सो बी केयरफुल, जैसा सिखाया गया है ठीक वैसा ही कहना। वही मुड़ा हुआ चाकू और चॉकलेट कलर का हैंडल। रिकॉर्डिंग को ऑफ करके लैपटॉप को बंद कर दिया अमित जी ने। तो देखा आपने, न्यूज़ में दिखाने के लिए इन नकली बातों को कैसे असली बातों की तरह सजाया गया है। सभी नकली है भानु जी, डोंट गेट अपसेट। सीरियल बनाया जाएगा और टेलीकास्ट होने से पहले एक बार आपको दिखा कर जाऊंगा, देखिएगा। फेमस एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर एक बहुत ही कमाल का शो होगा ये। मेरा फ्रेंड चित्र प्रकाश अभी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आदमी है, वही होंगे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट लिखेंगे फेमस राइटर मिस्टर मलिक। बहुत ही मज़ेदार होगा। भानु प्रताप का चेहरा मुरझाने लगा था। धीरे से उन्होंने पूछा, सच बताइए, आप असल में हैं कौन? लग रहा है आप सीबीआई के खुफिया जासूस हैं। तब तक हाथ में ब्रीफकेस और चेक लेकर खड़े हो गए अमित माथुर। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, यह आपकी गलतफहमी है। याद रखिएगा, मैं न्यूज़ चैनल का आदमी हूँ, आपका दोस्त। भानु प्रताप कुछ कहने जा रहे थे, पर तब तक अमित जी जा चुके थे। कुछ देर बाद एक मंदिर के सामने पहुंच गए अमित माथुर। पुजारी जी को देखकर रुक गए। पुजारी मिस्टर शास्त्री, उम्र 70 साल के आसपास, सिर्फ केसरी रंग की धोती और एक केसरी रंग का चादर पहना हुआ और गले में एक तुलसी की माला, सर पर सफ़ेद बाल और हाथ में पतली सी एक संस्कृत की किताब। बड़े से एक अर्जुन के पेड़ के पास खड़े थे शास्त्री जी। अमित जी को देखते ही उन्होंने कहा, ऐसे ही सच्चाई का साथ देते रहो बेटे। अच्छा अब ये बताओ, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? अमित जी के हाथ में एक मोटा सा फाइल। कहने लगे, जी पुजारी जी, ऑल एविडेंस कलेक्टेड। यहाँ तक कि मेरा और भानु जी का कॉन्वर्सेशन भी एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। ही इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक। टूटेंगे पर झुकेंगे नहीं। सभी चीज़ें जमा कर रहा हूँ हमारे लीगल एड फोरम पर। आगे उनकी काबिलियत। मिस दीप्ति और मिस्टर विवेक पाठक के हाथ में है सब कुछ। देखते हैं कि क्या होता है। परसों ही तो हियरिंग है। जैसा ऊपर वाला चाहेगा ठीक वैसा ही होगा। उनकी मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अदालत की कार्रवाई चालू हो चुकी है। बहुत सारे केस की हियरिंग है आज और आखिर वाला केस है विवेक का। विवेक जज के सामने वाले टेबल पर बैठकर दीप्ति के साथ मिलकर कागजात देख रहा था और थोड़ी बातचीत कर रहा था। विवेक बहुत ही नर्वस दिखाई दे रहा था। दरअसल दीप्ति और विवेक दोनों एक साथ ही लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। दीप्ति विवेक की बहुत अच्छी दोस्त है, या कहे तो दोस्ती से कुछ ज़्यादा का ही रिश्ता है उनके बीच। इसीलिए दीप्ति उसके पहले केस में उसके साथ रहने के लिए राज़ी हो गई थी। जज ने कहा, यस यू कैन प्रोसीड मिस्टर पाठक। विवेक खड़ा हो गया और कहा, योर ऑनर, मैं मशहूर आंखों के डॉक्टर मिस्टर मिश्रा को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। जज साहब के आदेश पर डॉक्टर मिश्रा कटघरे में आ गए। डॉक्टर, आप शपथ लेकर इस कटघरे में आए हैं। अच्छा, मैं ये मान लेता हूँ कि आई विटनेस का विजन नॉर्मल है, पर प्रेस्क्रिप्शन के नीचे एक विटामिन का नाम लिखा हुआ है, विटामिन ए। आपने वो क्यों लिखा है? मिस्टर रॉय ने बात को काट कर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर पांडे इस खूनी के चश्मदीद गवाह है। उनके शरीर को बेहतर रखने के लिए ही यह विटामिन ए मिलॉर्ड। आप वकील से डॉक्टर कब बन गए मिस्टर रॉय? जो भी कहना होगा वो डॉक्टर मिश्रा कहेंगे। मिलॉर्ड, आपके टेबल पर मैंने एक पिटीशन पेश किया है, प्लीज़ अलाउ इट। क्या मैं 1 मिनट के लिए इस कमरे की लाइट ऑफ कर सकता हूँ? विवेक ने कहा। अचानक मिस्टर रॉय ने कहा, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लाइट ऑफ करके क्या करना चाहते हैं? ये भूतों के नाचने की जगह नहीं है ये। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मजाक की एक हल्की सी हंसी देते हुए जज की तरफ देखने लगा। दीप्ति ने उसे बार बार समझा दिया था कि वो अपने दिमाग को ठंडा रखे। विवेक का पिटीशन देखकर जज साहब ने कहा, परमिशन ग्रांटेड। मौर्य जी, लाइट ऑफ कीजिए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया, पर फिर भी बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी।
विवेक ने कहा, मेरे हाथ में एक छोटा सा ट्रे है जिसमें 4 से 5 तरह के महंगे चाकू हैं। मिस्टर पांडे, आप उस कटघरे की तरफ से मेरी तरफ आइए और इस ट्रे से उस चॉकलेट कलर के हैंडल वाले चाकू को उठा लीजिए। ये क्या, आप दोनों हाथ सामने की तरफ करके किसी अंधे आदमी की तरह क्यों चल रहे हैं? आप में माता आ गई क्या, या फिर किसी आत्मा ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया? अरे मिस्टर पांडे, आप तो जज साहब की तरफ चल दिए। क्या हुआ, आंखों की रोशनी चली गई? जज साहब, प्लीज़ आप लाइट जलाने का आदेश दे दीजिए, मेरा काम हो गया। अदालत की लाइट को दोबारा जलाया गया। थैंक यू मिलॉर्ड। दरअसल वो विटामिन दिया जाता है रात के अंधों के लिए, मतलब जिन्हें सिर्फ रात को नहीं दिखता। फॉरेन से डॉक्टर हैमिल्टन और डॉक्टर ग्रे ने यह कंफर्म किया है, जिसका प्रिंट आउट मैंने ऑलरेडी आपके टेबल पर प्लेस कर दिया है। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। जज साहब उन रिपोर्ट्स को देख रहे थे। विवेक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। और अब डॉक्टर मिश्रा, आप बताइए, आपने तो अभी देखा कि लाइट वापस आते ही मिस्टर पांडे की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। तो ये कैसा चमत्कार है? आपके तो बहुत पुराने पेशेंट भी हैं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप प्लीज़ जज साहब को बताइए, या फिर आप अपने ही पेशेंट को पहचान नहीं पा रहे? विवेक ने पूछा। ऑफकोर्स मैं पहचानता हूँ। मैं जज साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर पांडे पूरी तरह से अंधे नहीं हैं, सिर्फ जन्म से वो रात के अंधे हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट। और वो सिर्फ रात के ही अंधे नहीं है, बल्कि कलर ब्लाइंड भी है। वो लाल और चॉकलेट कलर नहीं पहचान पाते, पर बाकी सभी रंग को पहचान पाते हैं। ये बीमारी उनकी जीन में है। मिस्टर पांडे की माँ, भाई और बहन सभी को ये बीमारी है। एक ख़ास टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है। कोर्ट में मौजूद सभी हैरान होकर डॉक्टर मिश्रा की बातें सुन रहे थे, यहाँ तक कि जज साहब भी बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर मिश्रा कहने लगे, योर ऑनर, मिस्टर पांडे के बेटे को भी यही बीमारी है। विटामिन ए खिलाना पड़ता है, पर इसमें कितना फ़ायदा होता है वो मुझे भी नहीं पता। मुसीबत होती है रात में, दिन में सब नॉर्मल। मिस्टर पांडे की तरफ देखकर शांत आवाज़ में विवेक ने कहा, तो मिस्टर पांडे, इसका मतलब आपने झूठा बयान दिया था। अब ये जज साहब ही डिसाइड करेंगे कि आपका गुनाह सज़ा के काबिल है या नहीं। मिस्टर रॉय के सर पर बूंद बूंद पसीना आने लगा था। लगता है डॉक्टर मिश्रा पलट चुके हैं, पर मिस्टर रॉय भी हार मानने वालों में से नहीं है। अपने लड़खड़ाते हुए जुबान से उन्होंने कहा, रात में अंधे की ये बीमारी वाली बात मैं नहीं मानता। शहर के बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना होगा योर ऑनर। जज साहब विवेक का दिया हुआ विदेशी डॉक्टर्स के रिपोर्ट को देख रहे थे और अपनी डायरी पे कुछ नोट करते हुए वो रुक गए। नहीं मिस्टर रॉय, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में एक लंबा चौड़ा आदमी कमरे में आ गया और दीप्ति की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ कागज़ उसके हाथ में दे दिया। पूरे कोर्ट में खुसर फुसर चालू हो गई। ईस्टर जोन में सीबीआई के डायरेक्टर एस.के. राठौड़ इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आगे आ गए और दीप्ति को कागज़ देकर ठीक जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। उन कागजातों को थोड़ा सा देखकर दीप्ति ने विवेक की तरफ बढ़ा दिया। उन कागजातों को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ विवेक। ये सब तो उसे पहले से ही पता था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के आदेश पर एस.के. राठौड़ ने यह विवेक तक पहुंचा दिया। डॉक्टर मिश्रा की तरफ देखते हुए विवेक ने कहा, इस विषय में मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। जज साहब को ज़रा बताइए। यस माय लॉर्ड, मैंने इस बारे में सुना है, पर हमारे देश में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। पर दिल्ली के फॉरेंसिक लैब में इस विषय में काम चल रहा है। योर ऑनर, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में परमिशन लेके डेड बॉडी की आंखों को हमने टेस्ट के लिए फॉरेन भेजा था। थोड़ा सा रुककर विवेक ने जज साहब की तरफ मुड़कर फिर से कहा, विदेश के लैब में विक्टिम के आंखों के रेटिना को स्कैन करके एक ख़ास टेक्नोलॉजी की मदद से एक तस्वीर को निकाला गया है। अभी अभी मेरे हाथ में आया है। ये देखिए, उस खूनी के तस्वीर का प्रिंट आउट। देखिए मिलॉर्ड, खूनी के एक हाथ में पिस्टल और एक हाथ में वही मुड़ा हुआ तेज चाकू। आप भी ज़रा देखिए माय डियर मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ने उस तस्वीर को देखकर धीमी आवाज़ में कहा, भानु प्रताप, कितनी अजीब बात है, कौन सोच सकता है। विवेक की आंखों में
कोई खुशी नहीं है। इमोशनलेस आवाज़ में उसने कहा, मेरे हाथों में सारी फाइल्स और साथ में कैसेट्स और फ़ोटो के प्रिंट आउट्स और साथ में यहाँ के डिटेक्टिव एजेंसी के रिपोर्ट समेत सारे एविडेंस है जज साहब, जो मैं बेंच क्लार्क के हाथ में दे रहा हूँ आपके टेबल में प्लेस करने के लिए। मिस्टर रॉय चुप हो चुके थे, हार चुके थे वो अपने ही स्टूडेंट के सामने। लगता है ये हार के भी जीतने वाली एक बात हो गई। खड़े हो गए मिस्टर रॉय और गौरवान्वित आंखों से विवेक की ओर देखा और जज साहब को कहा, आई हैव नथिंग टू से योर ऑनर। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अनोखी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी लौटूंगा एक और नई और अनोखी कहानी लेकर।